नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज कहानी एक ऐसे मद्रासी नेता की जो नेहरू के कहने पर दिल्ली आया और उसने एक झटके में तमाम उत्तर भारतीय घाघ नेताओं को ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं, नेहरू की मौत के बाद उनकी बेटी को पीएम बनाने का जो राजनीतिक नक्शा खुद पंडित जी ने तैयार किया था, उसको भी इसी शख्स ने अमली जामा पहनाया। और यही आदमी नेहरू की उस बेटी पर दांव लगाने के चलते आखिर में चारों खाने चित्त हो गया। आज कहानी के कामराज की। के कामराज 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। मिड डे मील जैसी शानदार स्कीम की शुरुआत की। लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कामराज को लग रहा था कि उनके अपने राज्य तमिलनाडु में पार्टी कमजोर होती जा रही है। एक सुबह हैदराबाद में वो पंडित नेहरू से मिले और बोले, मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। नेहरू को यह बहुत ही अचरज भरा फैसला लगा। उन्होंने इसकी कैफियत पूछी तो कामराज का जवाब था कि संगठन कमजोर हो रहा है और नेताओं में सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति घर करती जा रही है। नेहरू को बात जम गई। वो बोले कि कामराज, तमिलनाडु ही क्यों, ये योजना तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति को पेश किया जाए। कामराज ने प्लान पेश किया। इसको कामराज प्लान कहा गया और इसके तहत केंद्र के 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 सत्तारूढ़ कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। ऊपर से देखने पर यह संगठन को साफ करने की कवायद नजर आती है, मगर इसके पीछे नेहरू की तगड़ी राजनीति थी। वो एक ही झटके में अपनी बेटी इंदिरा गांधी के सामने से सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हटाना चाहते थे और इसमें उनके काम आए कामराज। कामराज ने जब अपना प्लान पेश किया, उसी वक्त पहले के कांग्रेसी रहे एक नेता जेबी कृपलानी को समझ में आ गया कि नेहरू नए सिरे से तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और तब उन्होंने संसद में देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया अगस्त 1963 में। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ा बहुमत था और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इससे कांग्रेस के मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, एस.के. पाटिल, बाबू जगजीवन राम जैसे कई नेताओं की नाराजगी सामने आ गई और इस पूरी कवायद का इनाम मिला कामराज को। नेहरू के कहने पर, नेहरू के प्रस्ताव पर कामराज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मई 1964 में नेहरू की मौत हुई और कांग्रेस में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। 4 दावेदार थे। गुलजारी लाल नंदा जो उस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, खुद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, तीसरे दावेदार थे मोरारजी देसाई और चौथे लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा को संसदीय दल से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इंदिरा ने कहा, मैं अभी शोक की अवस्था में हूं। बचे 2 दावेदार, मोरारजी और शास्त्री। कामराज जानते थे कि मोरारजी देसाई को आगे चलकर रास्ते से हटाना मुश्किल होगा। अनुभवी राजनेता हैं, ऐसे में उन्होंने अपना दांव शास्त्री पर खेला जो प्रकट रूप से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखाते थे। और कामराज ने इसके साथ ही यह भी इंश्योर किया कि शास्त्री की कैबिनेट में इंदिरा गांधी को जगह मिले। यह पहली मर्तबा था जब इंदिरा गांधी किसी भारतीय सरकार की कैबिनेट में शामिल हुई थी। उन्हें पद मिला था इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। उन्हीं दिनों का एक किस्सा है जब कामराज ने शास्त्री से पूछा कि राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर आपका क्या सोचना है। ये वो वक्त था जब शास्त्री को एक बार हार्ट अटैक पड़ चुका था और उनकी सेहत को लेकर पूरा देश, पूरी पार्टी फिक्रमंद रहा करती थी। शास्त्री का जवाब था, अगर मैं 1 आध साल चला तो इंदिरा गांधी, अगर 4-5 साल चल गया तो कांग्रेस में कई दावेदार पैदा हो जाएंगे। शास्त्री का अंदेशा सही था। जनवरी 1966 में ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता करने के बाद हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। कांग्रेस में एक बार नए सिरे से लड़ाई छिड़ गई। इस बार फिर वही दावेदार थे, मोरारजी देसाई, और उनके सामने थी इंदिरा गांधी। कामराज को लगा कि वो वही पुरानी कांग्रेसी रवायत की बहुमत से और सबकी सलाह से सीडब्ल्यूसी को फैसला करना चाहिए, इस तर्क के सहारे मोरारजी को मना लेंगे। लेकिन मोरारजी वोटिंग पर अड़ गए। कामराज मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है तो फिर वोटिंग ही सही। उन्होंने एक कागज निकाला, एक नंबर लिखा और उसको दराज में डाल दिया। वोटिंग हुई। इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले और मोरारजी देसाई को 159। कामराज ने पर्चा बाहर निकाला, उसमें लिखा था 351 वोट। इतना सही सटीक अंदाजा था कामराज का और इतनी तगड़ी पकड़ थी उनकी संगठन, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के ऊपर। लेकिन कामराज का ये आखिरी राजनीतिक दांव, इंदिरा गांधी को उत्तराधिकार सौंपने का दांव, उनके लिए सबसे महंगा साबित हुआ। जब बात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने की चल रही थी, उस समय पश्चिम बंगाल के कद्दावर कांग्रेसी नेता अतुल्य घोष ने कामराज से कहा था, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सत्ता पर पहली दावेदारी आपकी बनती है। कामराज बोले, नहीं, मुझे ठीक से ना तो हिंदी बोलनी आती है और ना ही अंग्रेजी, और इन क्षमताओं को ना रखने वाला व्यक्ति
ठीक ढंग से देश पर शासन नहीं कर पाएगा। कामराज ने यह तो कह दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो राजनीति पर, सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली करना चाहते थे, और इसीलिए सिंडिकेट ने मोरारजी के मुकाबले लोहिया के शब्दों में कहें तो गूंगी गुड़िया को चुना था। लेकिन यह फैसला कुछ ही महीनों में गलत साबित होने लगा। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही ये ठान लिया कि उन्हें धीमे धीमे इस बुजुर्ग मंडली की पकड़ से बाहर आना है, और इसमें उनके मददगार बने नौकरशाह पीएन हक्सर। हक्सर के कहने पर ही इंदिरा अपनी सरकार को समाजवादी स्वरूप देने में जुट गईं। हक्सर की ही सलाह पर प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने रुपए के अवमूल्यन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इससे देश में महंगाई बढ़ गई। कामराज नाराज हो गए, लेकिन वो जानते थे कि अभी भी कांग्रेस के पास सबसे अच्छा विकल्प नेहरू की बेटी ही है। इसलिए उन्होंने अगले आम चुनाव, जो कि 1967 में थे, तब तक चुप्पी साधे रखने का फैसला किया। 1967 के चुनाव कांग्रेस के लिए पहला बड़ा झटका थे। कांग्रेस यूपी, बिहार, पंजाब जैसे कई राज्यों में बुरी तरह से हारी। खुद कामराज, जो उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमिलनाडु की विरुधुनगर विधानसभा, जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पर एक स्टूडेंट लीडर जो डीएमके की पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा था, उससे चुनाव हार गए। उन दिनों कामराज का पैर टूट गया था, और तब उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे एक कुख्यात बयान दिया था कि मैं कामराज हूं, बिस्तर पर लेट कर भी चुनाव जीत सकता हूं। जाहिर सी बात है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और इसके लिए खुद कामराज जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं है कि उनकी राजनीति में पलीता लगाने का काम इंदिरा के धड़े ने किया था। इस हाराकीरी के लिए कामराज यूं जिम्मेदार थे कि 1963 में जब वो मद्रास यानी कि चेन्नई छोड़कर दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक कमान सौंपी अपने ही एक कैबिनेट मंत्री भक्त वत्सलम को। ये वही भक्त वत्सलम थे जो 1954 में कामराज के मुख्यमंत्री बनने का विरोध कर रहे थे। लेकिन तब कामराज को पता था कि उनके राजनीतिक विरोधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के तमाम सहयोगियों को उन्हें एक एक कर अपने साथ लाना होगा, तभी वो राजा जी को तमिलनाडु की सत्ता से और राजनीति से उखाड़ पाएंगे। तब कामराज सफल रहे, लेकिन 1963 में भक्त वत्सलम सीएम बनने के बाद सत्ता और संगठन से अपनी पकड़ धीमे धीमे खोते रहे, और उस खाली जगह को भरना शुरू किया डीएमके ने। डीएमके जैसे शुरू में फिल्मी लोगों की पार्टी कहा जाता था। अन्ना दुरई, करुणानिधि, एमजीआर जैसे तमाम लोग थे, और वो कामराज के हर गांव में बिजली पहुंचाने के वादे के असल होने के चलते मजबूत हुए थे। जब तमिलनाडु के हर गांव में बिजली पहुंच गई तो सिनेमा पहुंच गया, और सिनेमा पहुंच गया तो अर्बन बेस वाली डीएमके रूरल इलाकों में भी मजबूत हो गई, और 1967 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के सत्ता समीकरण तेजी से बदलने लगे। पहले तो सिंडिकेट के दबाव में कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि उनकी कैबिनेट में मोरारजी देसाई बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे। इसकी वजह थी, कांग्रेस को पहली बार बहुत कमजोर बहुमत मिला था। कुल 285 सीटें मिली थी लोकसभा में, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद इंदिरा ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहला टकराव उनका सिंडिकेट से हुआ मई 1967 में। देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल पूरा हो चुका था। देश को दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव करना था, और इस बार इंदिरा फिर से संगठन से मुठभेड़ के मूड में थी। संगठन ने नाम लिया सिंडिकेट के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नीलम संजीव रेड्डी का। शुरुआत में इंदिरा चुप रहीं, और बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। उपराष्ट्रपति थे ट्रेड यूनियन के नेता रहे वीवी गिरी। उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। इंदिरा गांधी वोटिंग के एक दिन पहले तक लगभग खामोश रहीं, और ऐन मौके पर उन्होंने कहा, कांग्रेस जनों, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। समझदारों को इशारा काफी था। भारी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया, और कांग्रेस संगठन का प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी करीबी अंतर से चुनाव हार गया। इसके बाद कांग्रेस के बुजुर्ग नेता निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, एसके पाटिल, कामराज नाराज हो गए, और उन्होंने नवंबर 1969 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने इसके बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि बहुमत साबित करिए। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग हुई, और उसमें से 90% के लगभग लोगों ने, लगभग 229 लोकसभा सांसदों ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया। बहुमत से आंकड़ा अभी भी कुछ कम था। तब उनके काम आए कामराज के धुर विरोधी डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों ने भी इंदिरा को सपोर्ट किया। इसके बाद से कामराज की राजनीति लगातार कमजोर पड़ती रही। एक बरस पहले वो विधानसभा का चुनाव हारे थे। कुछ महीनों बाद ही इंदिरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका इस्तीफा मांग लिया था। उनके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे निजलिंगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यह बात और है कि उसके भी कुछ महीनों के बाद एक बाई इलेक्शन में जीतकर
कामराज पहली मर्तबा लोकसभा पहुंच गए थे और तब इंदिरा उनको अपनी कैबिनेट में लेना चाहती थी, लेकिन कामराज ने राजनीतिक सुलह से इनकार कर दिया था। 1971 के चुनाव में इंदिरा ने वो दांव चला जिसने कामराज को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। तब तक कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी थी। इंदिरा वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रूलिंग कहा जाता था, जबकि कामराज के आधिपत्य वाली कांग्रेस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओ कहलाती थी। इंदिरा का एक ही मकसद था कि जिस कामराज ने उनके राजनीतिक खात्मे की बिसात रची है उसको उसके ही राज्य में घेर कर मारा जाए, और इसके लिए इंदिरा की कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आर ने अपनी प्रतिद्वंदी डीएमके के साथ राजनीतिक गठजोड़ कर लिया। और कितनी बड़ी कीमत पर यह गठजोड़ किया कि लोकसभा की सिर्फ 7 सीटों पर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और विधानसभा की एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि उनका सिर्फ एक मकसद था कि कामराज चुनाव हार जाएं। 71 के चुनाव में सिर्फ कामराज ही वो सांसद थे जो कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा पहुंचे, बाकी सब जगह पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह हारे। कामराज अब बूढ़े शेर हो चुके थे और उनके आसपास के लोग भी उनका खौफ खाना बंद कर चुके थे। कांग्रेस के उनके बाकी साथी भी धीमे धीमे कमजोर पड़ते जा रहे थे और एक एक करके इंदिरा के पाले में लौट रहे थे। कामराज मद्रास तक सिमट कर रह गए और 2 अक्टूबर 1975 के दिन कामराज प्लान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 12 बरस बाद उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। मौत के 41 साल बाद भी कामराज को क्यों याद करना चाहिए? इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, इसलिए क्योंकि ये संकल्पवान लड़के की कहानी है। एक लड़का जो गरीबी के चलते 11 साल की उम्र में स्कूल नहीं जा पाया और तब उसने ये संकल्प लिया कि देश के हर बच्चे को, हर गरीब बच्चे को मुझे स्कूल की शिक्षा मुहैया करानी है, उसको खाना देना है, उसको यूनिफॉर्म देनी है। कामराज को इसलिए भी याद करना चाहिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी सत्ता के करीब रहकर भी ईमानदारी की मिसाल बने रहे।